हेलो दोस्तों, फिर से हमारे एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप बताने वाले हैं कि जो वन शॉट चल रहा था हमारा फर्स्ट, जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था वो आपके पास आ गई है और अभी आपकी एग्ज़ाम की 2 महीने बचे हैं। तो जिससे पहले आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारे वन शॉट को ज़रूर देखें। तो वन शॉट को शुरू करने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। तो चलो हमारे इस वन शॉट को शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है भारत की आज़ादी। भारत की आज़ादी लगभग 200 वर्ष की अंग्रेजों की गुलामी के बाद 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन इस आज़ादी के साथ देश की जनता को देश के विभाजन का सामना करना पड़ा। संविधान सभा के विशेष सत्र ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से एक प्रसिद्ध भाषण दिया। यह एग्जाम में पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा भाषण दिया था। तो आपको बताना है भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो जब भारत आज़ाद हुआ था उसके समय भारत के सामने 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। पहली चुनौती थी आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा। दूसरी चुनौती थी कि सरकार या लोकतांत्रिक सरकार सबके भले के लिए कार्य करेगी, जिसमें समुचित कमजोर वर्गों को विशेष ख्याल रखा जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के। जो पहली चुनौती है जहाँ एकता और अखंडता की। भारत एक एकता और विविधता से भरा हुआ देश है, जिसमें अनेक संस्कृति व अनेक प्रकार की विविधता पाई जाते हैं, फिर भी इतने दिनों तक एकजुट रह चुका है। पहली चुनौती है एकता और अखंडता की चुनौती। पहली चुनौती कौन सी है? एकता और अखंडता की चुनौती। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितनी चुनौतियां हैं? 3 चुनौतियां, जिसमें पहली है एकता और अखंडता की चुनौती। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। भारत अनेक विविधताओं से किसी महादेश यानी बड़े देश के बराबर था। यहाँ विभिन्न भाषा और संस्कृति और धर्मों के अनुयायी रहते हैं। इन सभी को एकजुट करने के लिए यह चुनौती थी कि एकता यानी कि पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बंधे रखने के लिए। दूसरी चुनौती है लोकतंत्र की चुनौती। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रातिनिधिक लोकतंत्र को अपनाया है और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार दिया गया है। दूसरी चुनौती है लोकतंत्र की चुनौती, जिसमें लोकतंत्र यानी मतदान का अधिकार, लोकतंत्र में मतदान का अधिकार दिया गया है, जिसमें 18 वर्ष का वयस्क मताधिकार कहलाता है। इसे अगली चुनौती है आर्थिक विकास की चुनौती। आर्थिक विकास की ऐसा विकास जिसमें संपूर्ण समाज का कल्याण हो, न कि किसी एक वर्ग का, अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। अगला है द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री, जिसके द्वारा 23 मार्च 1946 को यह सिद्धांत दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान की मांग करने के बाद भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन एक त्रासदी भरा विभाजन था, जो सबसे बड़ा विभाजन था। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाने के तर्क दिया था कि भारत किसी एक कौम का नहीं अपितु हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश है और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। भारत के विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक को अपनाया गया।
मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। इनके मध्य भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार रहेगा। इसे अगला है 4 नंबर का, मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता अब्दुल गफ्फार खान को, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, फर्टिलाइजर गांधी कहा जाता है। इसे अगला है, ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक इसे बहुसंख्यक और मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में इन प्रांतों को बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर जिले या उसे निचले स्तर की प्रशासनिक हलके को आधार पर बनाकर किया गया। भारत विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था, इसलिए दोनों और अल्पसंख्यक वर्ग बड़े असमंजस में थे। उनका क्या होगा, कल से पाकिस्तान के नागरिक होंगे या भारत के। आगे हम विभाजन की समस्या के बारे में चर्चा करते हैं। भारत विभाजन की योजना में यह नहीं कहा गया कि दोनों भागों से अल्पसंख्यकों का विस्थापन भी होगा। विभाजन से पहले दोनों देशों के बांटने वाले इलाकों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क। नेक्स्ट हमारा है, पश्चिमी पंजाब में रहने वाले अल्पसंख्यक और गैर मुस्लिम लोगों को अपना घर बार जमीन पर जायज छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां से दूर चले गए या एक देश को छोड़कर दूसरे देश में चले गए। आगे है विभाजन का परिणाम, लोगों को मजबूर अपना घर छोड़ना पड़ा और सीमा के बाहर जाना पड़ा, यानी कि अपने घर को छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ा। और इसे अगला है, बड़े स्तर पर हिंसा का शिकार होना पड़ा और एक त्रासदी का शिकार होना पड़ा। यह 1947 का वर्ष था जो एक त्रासदी भरा हुआ वर्ष था। जिसे अगला है, अमृतसर और कोलकाता नामक जो लाहौर, अमृतसर और कोलकाता थे वे सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए थे। अगला है, लोगों को मजबूर शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा, यानी कि बहुत से 80 लाख लोगों को शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। और इसे अगला है, औरतों को अगवा किया और जबरन शादी विवाह करनी, जिस औरतों को अपनी बहू बेटियों को अपने ही माता पिता के द्वारा उनकी जान गंवाई गई, क्योंकि उन औरतों की इज्जत बचाने के लिए। नेक्स्ट है, कई मामलों में लोगों ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद घर की बहू बेटियों का भी मार डाला। इसे अगला है, वित्तीय संपदा के साथ टेबल कुर्सी टाइपराइटर और पुलिस का भी बंटवारा हुआ और जो रेल कर्मचारी था उनका भी बंटवारा हुआ। 80 लाख लोगों को घर छोड़कर अपनी सीमा पर आना पड़ा, 5 से 10 लाख लोगों को अपनी जान गंवाई। अभी से अगला है कि रजवाड़ों का भारत में विलय कैसे हुआ। रजवाड़ों का विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत 2 भागों में बटा हुआ था। स्वतंत्रता के पहले भारत 2 भागों में बटा हुआ था, एक तो ब्रिटिश भारत, एक रजवाड़े। ब्रिटिश भारत पर अंग्रेजों का शासन था और रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। रजवाड़ों की संख्या 565 थी। रियासतों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री व प्रथम उप प्रधानमंत्री थे ने ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले अधिकार रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ से शामिल होने के लिए राजी किया। रजवाड़ों के विलय में समस्याएं, रजवाड़ों के विलय में क्या क्या समस्याएं आई, जय निम्न प्रकार से हैं कि आजादी के तुरंत पहले अंग्रेजों ने कहा कि भारतीय ब्रिटिश प्रभुत्व से आजाद होने जा रहा है, ऐसे में रजवाड़ों को भी आजाद कर दिया जाएगा और रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो ब्रिटिश भारत या किसी अन्य देश में शामिल हो जाए। यह अंग्रेजों ने कहा था कि रजवाड़े हैं जो अभी स्वतंत्र रूप से हैं कि या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए या भारत में शामिल हो जाए या अपना स्वतंत्र खुद का अपना राज्य चुन ले।
इसे नेक्स्ट है कि यह फैसला राजा को करना था, मानता कि इसमें कुछ भी नहीं चलनी थी, जनता की इसमें कुछ भी नहीं चलती थी। नेक्स्ट है, इसी में देश की एकता और अखंडता को खतरा मंडरा रहा था। अगर रजवाड़े अलग होने की मांग करते हैं तो ना जाने देश के कितने टुकड़े हो जाते हैं। त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की कहा, इसके बाद भोपाल के नवाब ने, और इसके अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने भी खुद को स्वतंत्र रखने के लिए कह दिया। अगला है, रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका क्या है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत देश के छोटे बड़े टुकड़े हो जाने की संभावना बनी, ऐसे में सरकार ने कठोर फैसला लिया। मुस्लिम लीग जिसकी 2006 में स्थापना हुई थी, एक मुसलमानों की पार्टी है मुस्लिम लीग, जिसकी 2006 में स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। लोगों को कहना था कि रजवाड़ों को उनकी मन मर्जी का फैसला लेने के लिए छोड़ दिया जाए। दूसरा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से रजवाड़ों का भारतीय संघ में शामिल किया। भारतीय रजवाड़ों को विलय करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया गया। देशी रियासतों के बारे में अहम बातें क्या थी। अधिकतर रजवाड़े के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात है कि भारत सरकार कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने की मांग भी कर रही थी। इससे अगली बात है कि विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर से पकड़ रही थी, और ऐसे में देश की क्षेत्र या क्षेत्रता को बहुत प्रभावित हो रही थी। अधिकतर रजवाड़े के शासक भारतीय संघ में अपनी विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। इस सहमति को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एमसेशन कहा जाता है। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, मणिपुर की यह चारों रियासतों का विलय बहुत कठिन तरीके से हुआ, जिसमें हम हैदराबाद का विलय देखते हैं। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता है। वहां के शासक को, राजा को क्या कहा जाता है? निजाम कहा जाता है। उन्हें भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 में, कब? नवंबर 1947 में एक साल के लिए यथास्थिति बहाल रखने के लिए भारत के साथ समझौता किया, और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस जो निजाम था उसके नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया, और वहां की किसानों और महिलाओं को अगवा किया गया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए वहां निजाम ने अपनी रजाकार सेना भेजी। रजाकार सेना वह होती है जो अर्धसैनिक बल होता है। इसके जवाब में भारत सरकार ने सितंबर 1948 को सैनिक कार्रवाई के द्वारा निजाम को आत्मसंपन्न करने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार हैदराबाद का रियासत भारतीय संघ में विलय हुआ। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सेना वहां पर भेजकर सितंबर 1948 को भारत में विलय कर लिया गया और निजाम को आत्मसंपन्न करा दिया। मणिपुर रियासत का भारत में विलय, मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बनी रही, इसके लेकर महाराजा भोजचंद्र सिंह द्वारा भारत सरकार के बीच एक विलय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके तहत कहा गया कि यदि मणिपुर को भारत में विलय किया जाता है तो मणिपुर को आंतरिक स्वायत्तता दी जाएगी और यहाँ के लोगों को विशेष प्रकार से भत्ता दिया जाएगा। इसे अगला है, जनता के द्वारा में निर्वाचन करवाया गया। इस निर्वाचन के फलस्वरूप संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। और एक बात जरूर थी कि मणिपुर भारत का पहला भाग था जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर सबसे पहले चुनाव हुआ। भारत में सबसे पहले चुनाव कहां हुआ था? मणिपुर में। कब हुआ था? जून 1948 में। क्वेश्चन यह बनता है कि मणिपुर रियासत का राजा कौन था? महाराजा भोजचंद्र सिंह। राजा कौन था? महाराजा भोजचंद्र सिंह।
नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा राज्यों का पुनर्गठन। राज्य भारत संघ में जब सभी चुनौतियों का सामना करके आगे निकल गए और फिर हमारे राज्यों को पुनर्गठन भाषा के आधार पर राज्यों की अलग अलग मांगे उठ रही थी, जिसे हम औपनिवेशिक शासन के समय जो प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत में भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई। भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में पहली बार शामिल किया गया। कब किया गया? नागपुर अधिवेशन 1920 में। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में भाषा के आधार पर राज्यों बनाने के लिए कहा गया है। इसे अगला आता है कि जो राज्यों का पुनर्गठन था, जिसमें एक आंध्र आंदोलन छिड़ गया। यह आंध्र आंदोलन तेलुगु भाषी लोगों के लिए मांग की मद्रास के तेलुगु भाषी इलाकों का अलग करके एक राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। कौन सा राज्य? तेलुगु भाषी आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। आंदोलन के दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पोटी श्रीरामुलु की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसके तहत आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया। इसके कारण सरकार को दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश के आधार पर गठित पहला राज्य बना था, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बना था। फिर एक आंध्र प्रदेश को राज्य बनाने के बाद भारत के हर हिस्से से राज्य बनाने की बात उठी, जिसमें 1953 में केंद्र सरकार को उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली आयोग की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय उच्च पुनर्गठन का आयोग किया गया। जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसकी सिफारिशें क्या थी? त्रिस्तरीय यानी भाग ABC राज्य प्रणाली को समाप्त किया गया। केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्र थे जिसमें यह आयोग की सिफारिशें पारित हो पाई। जो कौन से थे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक दिल्ली, एक और मणिपुर को छोड़कर बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के उनके नजदीकी राज्यों में मिला दिया जाएगा। राज्यों की सीमा का निर्धारण वहां पर बोले जाने वाली भाषा होनी चाहिए। जो इस आयोग का परिणाम क्या निकला था? यह परिणाम था कि इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की तथा उसके आधार पर संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ। यह क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि इसे प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अधिनियम को कब पारित किया गया, तो इसमें आएगा 1956। अब नेक्स्ट है कि जो नए राज्यों का निर्माण किया गया है कब और किस से अलग होकर बना। इसमें सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना था। कौन सी भाषा के आधार पर? आंध्रा भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को 1953 में बनाया गया। कब? 1953 में बनाया गया। इससे अगला है 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को बॉम्बे प्रांत से अलग अलग राज्य बनाया गया। महाराष्ट्र और गुजरात, मराठी के आधार पर महाराष्ट्र और गुजराती के आधार पर गुजरात। 1963 में नागालैंड बनाया गया था असम से अलग करके। किसे अलग करके? असम से अलग करके 1963 में नागालैंड बनाया गया था। इससे अगला राज्य है 1966 में हरियाणा और पंजाब बनाया गया था। हरियाणा पंजाबी भाषा के आधार पर बनाया गया था, हरियाणा हिंदी भाषा के आधार पर बनाया गया था। इससे अगला है कि 1971 में हिमाचल, जो बृहत्तर पंजाब था, बृहत्तर पंजाब से अलग करके हिमाचल प्रदेश 1971 में बनाया गया था। और 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा असम से अलग करके बनाए गए थे। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, जिसे हम ट्रिक से याद करें तो इसका नाम है ममेत्री। ट्रिक का नाम क्या है? ममेत्री। मैं से मणिपुर, मे यानी मेघालय, त्रि यानी त्रिपुरा। 1975 में सिक्किम, जिसको शहर राज्य का दर्जा दिया गया। शहर राज्य का दर्जा सिक्किम को कब दिया गया? 1975 में।
इससे अगला है कि 1987 में अरुणाचल, मिजोरम और गोवा को राज्य बनाया गया। किसको? अरुणाचल, मिजोरम और गोवा को। इसकी ट्रिक है अम्मिगो। ए यानी अरुणाचल प्रदेश, मी यानी मिजोरम, गो यानी गोवा। 2002 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, यानी कि ट्रिक है इसकी छौजा। छ यानी छत्तीसगढ़, उ यानी उत्तराखंड, जा यानी झारखंड। 2 जून 2014 को, कब? 2 जून 2014 को, कब? 2 जून 2014 को तेलंगाना अंतिम जो नया राष्ट्र बना था वो तेलंगाना बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। किस समिति के द्वारा? कृष्णा सोबती की समिति के द्वारा इस राज्य को अलग बनाया गया। इस चैप्टर का हमारा यहीं अंत होता है और आपको हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करने के, राजस्थान एजुकेशन नाम से टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर ले। वहां पर नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर ले और हमारा यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और यह पीडीएफ क्लास का पीडीएफ लेने के लिए हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर के वहां से कमेंट कर दीजिए और वहां पर पीडीएफ लेकर सेंड कर दीजिए।